अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो सेकंड क्लास फॉर ऑसिलेशंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था ऑसिलेशंस का। हमने उसमें बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन समझी थी। पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि वो क्या था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटरी मोशन एक टू एंड फ्रो मोशन है, एक वाइब्रेटरी मोशन है, एक मोशन जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पीरियोडिक मूवमेंट कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ रेस्ट पॉइंट, अबाउट एन इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन। एक ऐसी मीन पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जहां पे उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और जब उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, चाहे वो एक पेंडुलम हो, चाहे वो एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो, तो वो ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मोशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द ऑसिलेटिंग सिस्टम। वो एक पीरियोडिक मोशन करेगा। Now this periodic motion requires an unbalanced force, and इस unbalanced force के कुछ features थे। वो unbalanced force के features ये थे कि this unbalanced force is caused by any of the depending upon the situation। हम किस उसकी बात कर रहे हैं सिस्टम की। तो हर सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। ये फ्लक्चुएट कर रही है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, it is always opposite to the direction of the displacement। it is always toward the center of the towards the mean position। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इसमें इसकी एग्जांपल्स जो है पेंडुलम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, टाइडल बिहेवियर है आपके पास। ठीक है, सी सॉ अगेन एक पेंडुलम की एक अदर फॉर्म आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो हर वो चीज जो कि आपके पास ऑसिलेट कर रही है। मैंने कहा था इसमें काइनेमैटिक्स हम देख रहे हैं, इसमें डायनेमिक्स फोर्सेस का डिस्कशन है, एंड साथ साथ इसमें वेव मोशन का डिस्कशन यूँ आ रहा है क्योंकि एक्चुअली एक वेव बिहेवियर है। वेव बिहेवियर हम पीरियोडिक मोशन को कह रहे होते हैं यहाँ पर, सही है ना। अच्छा, क्वांटिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी जो कि हम बार बार देख रहे होंगे। मैंने कहा था मीन पोजीशन, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहा था जहां पे वो अनडिस्टर्ब हालत में मौजूद था जब हमने उसको मूव नहीं किया था। इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे हम उसको कहते हैं कि फोर्सेस जनाब बैलेंस्ड है। इसके ऊपर डिस्प्लेस किया जाता है फ्रॉम ईदर फ्रॉम द इन ईदर डायरेक्शन। लेट्स से मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में किया था, तो आइडियली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही जाएगा, वापस ऊपर आएगा, एंड इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। दिस इज व्हाट ऑसिलेशन इज। ठीक है, आइडियली क्यों कहा, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर में हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि प्रैक्टिकली एनर्जी लॉसेस होते हैं, एंड डेफिनेटली इसके एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास क्या होता चला जाएगा, कम। एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड हम कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स नॉट से रेफर करेंगे। पीरियड हमने कहा था टाइम पीरियड, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का जो एक टाइम होगा उसे टाइम पीरियड कहा। फ्रीक्वेंसी वाज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2/t या फिर 2/f हमने देखा था। फिर हमने अपने मोशन को, अपने इस ऑसिलेटरी मोशन को ठीक है, इस ऑसिलेटरी मोशन को हम लोगों ने आइडियलाइज किया था एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। इस तरह पूछता है कि शो दैट द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सिंपली डिफाइन किया था कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी is proportional and inversely directed to the displacement, it's referred as SHM, simple harmonic motion। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है टू द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको, इस मोशन को हम एस एच एन नाम दे रहे हैं। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता था, और यहाँ कांस्टेंट हम लगा रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और मैंने डिस्कस किया था कि जो ओमेगा है वो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें की फीचर क्या है, इसमें की बात यह है कि देखें, हर ऑसिलेटिंग सिस्टम को आप एसएचएम नहीं कह सकते। मतलब हर ऑसिलेटिंग सिस्टम में ए इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब उसका ग्रेडियंट या फिर उसका जो कांस्टेंट ओमेगा, दैट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि हाँ जी ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इट्स अ हार्मोनिक मोशन, ये हम नहीं कह रहे।
हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब ये है कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, ये दो बातें। और तीसरी अहम बात ये कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था, तो मैंने कहा था ए अगेंस्ट एक्स एक्सेलरेशन प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा था कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होगी उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी बट नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। जिस वक्त आपके पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होगी। साथ ही साथ ये अगर जीरो है, मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप सॉरी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो लीनियर रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को डिटेल में समझा था, ठीक है। अब इस डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे। हमने लास्ट जो चीज डिस्कस की थी दैट वाज द ओमेगा। तो मैंने कहा था हर ऑसिलेटिंग सिस्टम की एक कस्टमाइज्ड इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिंपल पेंडुलम की एक कस्टमाइज इक्वेशन बनाया, वो था ए प्रोपोर्शनल टू माइनस जी एल अपॉन एक्स। यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, लेंथ एल वाज द लेंथ। तो हर कस्टमाइज इक्वेशन में से, हर स्पेसिफिक इक्वेशन में से हमने ओमेगा स्क्वायर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम अपनी जो भी इक्वेशन दी हुई होती है हमें, हम उसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम द जनरल इक्वेशन, उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे a इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग इन x, दैट समथिंग वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। वहां से हम ओमेगा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से हम टाइम पीरियड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस आर, ठीक है। अब यहां से आज स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं एंड अब कहानी शुरू होगी ग्राफ्स की और इक्वेशंस की। मैंने कहा था कि चैप्टर आसान बहुत है, लेकिन इस चैप्टर में बड़े सारे ग्राफ्स हैं आपके पास और बड़ी सारी इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आज उन ग्राफ्स को एंड उन इक्वेशंस को हम समझेंगे। अच्छा, एक सवाल जो इस पॉइंट पर आकर के मैं तकरीबन हर बच्चे से करता हूँ, तो ये है कि आर यू अ मैथ स्टूडेंट? आपके पास मैथ्स है? एक्सप्लेनेशन में फर्क आ जाएगा। मैथ्स वालों के लिए, नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आर यू अ मैथ स्टूडेंट? नहीं। अच्छा चले, देखा जाए तो आपने कहानी कहानी आसान कर दी मेरे लिए थोड़ी सी। चले, अच्छा देखें, लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स जिसपे आपको बस मेरी बात पे ईमान लाना पड़ेगा कि ओके अगर ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ऐसे ही होता होगा, ठीक है। चले, with reasons हम आपको देंगे। Now we are making the motion graphs of the displacement against time, velocity against time and acceleration against time of oscillating body। मोशन तो है ना, तो मोशन ग्राफ बनेंगे। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट का, इसकी वेलोसिटी का एंड इसकी एक्सेलरेशन ग्राफ बना रहे हैं। जब भी किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें ये देखना होती है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि हम उसको एनालाइज कब से मतलब किस मोमेंट से, किस पोजीशन से कर रहे हैं। एज इन कि हमारे पास वन ऑफ द स्टार्टिंग एग्जाम्पल इज के एट टी जीरो, एट टी जीरो मतलब जब हमने इसको एनालाइज करना शुरू किया था, एट टी जीरो द डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। मतलब हम इसको ऐसे मोमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं जब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे था। तो ऑसिलेशन विल गो लाइक कि अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे गया, फिर वापस जीरो पर आया एंड फिर इधर गया एंड फिर वापस आया, ठीक है। सो द आइडियल आपके पास जो ग्राफ जो आपके पास एक मोशन होता है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस ये आया टुवर्ड्स जीरो एंड नेगेटिव मैक्सिमम और फिर जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। ग्राफ्स की स्टार्टिंग पे फर्क पड़ेगा, ग्राफ के ऊपर फर्क पड़ेगा इस बात से, ठीक है। दूसरा आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो हम लोगों ने P3 के अंदर देखा था जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे फॉर दी पेपर 3 AS के अंदर। तो यूजली क्या होता था कि हम कभी भी सेंटर से टाइम मेजर करना स्टार्ट नहीं करते थे, हम उसको ऑसिलेट करते थे। वन फ्री ऑसिलेशन होने के बाद हम हमेशा उसको एक्सट्रीम पोजीशन से टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करते थे। आपको याद होगा कि जब वो डिस्प्लेस करके इधर आता था बिल्कुल मैक्सिमम पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देते और यहीं पे ऑफ कर देते। रीजन ये होता था कि भाई यहाँ पे वो मोमेंटली ट्रेस्ट आता है तो हमें एक रिएक्शन टाइम मिल जाता है एट दैट पोजीशन। तो दूसरा क्या हो सकता है, एट टी जीरो, एट टी जीरो मतलब जब हमने टाइम रिकॉर्ड करना शुरू किया था इसका, एट टी जीरो एक्स वॉज एक्स नॉट। तो इन दैट केस मेरी ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जाएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन, फिर दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम एंड सो ऑन।
अब ग्राफ्स में जो वेरिएशन आएंगी हम सारा टाइम यहाँ लगाएंगे और फिर इसका जवाब आपने बड़ी जल्दी से देना हो। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है। चलिए अब सबसे पहले एएस की काइनेमैटिक्स के रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं एंड काइनेमैटिक्स के रेफरेंसेस से हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ एंड एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, तो इसका मतलब ये है कि माय ग्राफ वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज एट टी जीरो द डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब ग्रेडियंट को जहन में रखते हुए टी जीरो से क्वार्टर टाइम पीरियड तक, द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ठीक है। तो जीरो से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव करेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो इंक्रीज है ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसके लिए मैं वेलोसिटी देखूंगा। अगर देखा जाए तो एट दिस पोजीशन द वेलोसिटी वाज मैक्सिमम एंड यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पर वेलोसिटी बिकेम जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वो मैक्सिमम होगा एंड फाइनली जो ग्रेडियंट आ जाएगा मेरे पास वो जीरो ग्रेडियंट आ जाएगा। तो एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा मेरे पास कुछ इस तरह का। तो ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस ग्राफ वुड गो लाइक दिस, ठीक है। एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना मेरे पास कि इनिशियली द ग्रेडियंट वाज मैक्सिमम एंड उसके बाद एट टी क्वार्टर्स मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई है जीरो, द ग्रेडियंट हो गया जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम। अब ये पोजीशन हम इधर मौजूद है, यहां से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट इसकी डिक्रीज होगी। तो वाई एक्सिस की वैल्यू तो बेटा डिक्रीज होंगी, लेकिन क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव में आ गई है, वेलोसिटी ग्रेडियंट से शो हो रही थी तो ग्रेडियंट नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बिकॉज वेलोसिटी अगेन अब जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है। सो द ग्रेडियंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो से अ मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ से इस बात को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ग्रेडियंट नेगेटिव का क्या मतलब, ठीक है ना। ग्रेडियंट नेगेटिव है शोइंग दैट ये आपके पास अब वेलोसिटी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब हम किस पोजीशन पे आ चुके हैं, अब हम हाफ टाइम पीरियड, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है, हम यहाँ से वापस आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इस तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव इस तरफ है, तो आपके पास एक ग्रेडियंट वुड स्टिल भी नेगेटिव, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है तो अब दोबारा मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है। सो दिस ग्राफ वुड वेरी लाइक दिस, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी ने जीरो होना था इसलिए ग्रेडियंट दोबारा आपके पास क्या हुआ, एक जीरो ग्रेडियंट हुआ। फिर जब ये वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो से, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम से दोबारा जीरो की तरफ जा रही है एंड आपके पास वेलोसिटी दोबारा बढ़ रही है, तो ये ग्राफ आपके पास कुछ यूं रिपीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वुड बी, ठीक है जी। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। तो टाइम इंस्टेंट्स में यहाँ पे बता दूं कि ये हमने चार टाइम इंस्टेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। चौथा ये रहा, मैं हर ग्राफ में नहीं लिखूंगा किस पे चल जाएगी, तो मैंने लिखा दिस वाज एक्चुअली कैपिटल टी, दिस इज टी अपॉन टू, दिस इज टी अपॉन फोर एंड दिस वन इज थ्री टी अपॉन फोर, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, क्या ये ग्राफ आपके समझ में आया, इज दिस ग्राफ अंडरस्टैंडेबल, पहले तो मुझे ये बताया, ये वाला मोशन समझ में आ गया। चले अब देखें, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, सर्कुलर ग्राफ हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ हो, एवरी ग्राफ हैज अ इक्वेशन। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो दिस इज अ साइन ग्राफ, ठीक है। अब साइन ग्राफ की एक जनरल इक्वेशन होती है
general equation for sine graph is a, अच्छा जनरल इक्वेशन को हम, जो मैं एक्सेलरेशन ए से लिखूंगा तो मैं इसको कैपिटल ए लिख रहा हूँ, ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली ग्राफ हमें क्या बता रहा है, हमें वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड बता रहा है, जिसके अंदर दिस ए नॉट इज दी, सॉरी वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, जिसमें ए नॉट इज दी एम्पलीट्यूड, ये आपके पास हो जाता है एम्पलीट्यूड इसका, whatever the amplitude is plotted y एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास y एक्सिस की वैल्यू हो जाती है। अच्छा, दिस इज द फंक्शन साइन, क्योंकि साइन फंक्शन से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास x एक्सिस के ऊपर थीटा आता है। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर थीटा आएगा। अब यहाँ पे थीटा तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एक चीज को रिकॉल करें कि हम लोगों ने प्रीवियस सबसे पहले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी रिकॉल किया था, ओमेगा बेसिकली होता है थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो आई कैन राइट थीटा एज ओमेगा इंटू टी, तो इस थीटा को आई मे रिप्लेस बाय ओमेगा टी, सिंपल एज दैट। तो अब यही इक्वेशन अगर मैं इसको कस्टमाइज फॉर्म में लिखूंगा स्पेसिफिकली फॉर माय ग्राफ, तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा दैट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन omega t. Now, according to this equation, x is the random आपके पास displacement at time instant t. याद रखिएगा, this is not time period, this is not a time period, this is any instantaneous time at t क्या डिस्प्लेसमेंट थी। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल टी पे क्या डिस्प्लेसमेंट थी, यू कैन से 0, 3t अपॉन 4 पे आपको माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे आपने बोल दिया एक्स नॉट। लेकिन लेट्स से कि अगर मैंने आपसे कहा कि व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एट लेट्स से एनी टाइम इंस्टेंट टी, अब ये चीज आप इक्वेशन से किस तरह निकाल सकते हैं, जो कि एक रैंडम टाइम है, तो आप इक्वेशन से इस तरह निकालेंगे कि आपने इस इक्वेशन में टी की वैल्यू रखी है, तो दिस बेसिकली इज एनी स्पेसिफिक इंस्टेंटेनियस टी जिसके ऊपर आपके पास एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है। तो ये इक्वेशन इज लेटिंग यू टू फाइंड एनी डिस्प्लेसमेंट एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताइएगा ये वाली चीज आपको समझ में आई, जिसमें साइन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द ग्राफ, ओमेगा रिमेन्स द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक्स नॉट आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, टी इज एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट हुआ हुआ है, आप किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन। क्लियर हुई ये बात, पहले मुझे बताया। ठीक है, चलो अब इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें तो अगेन मैं काइनेमैटिक्स से बनवा रहा हूं और उसके बाद उसकी मैथमेटिक्स समझाऊंगा। काइनेमैटिक्स अगर आप देखें, सिंस हमने कहा था कि एट टी जीरो एक्स वॉज जीरो, तो एक्स जीरो मतलब मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के ऊपर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम पोजीशन जहां पर वेलोसिटी वो डिक्रीज टू जीरो, राइट। अच्छा, वेलोसिटी वो डिक्रीज टू जीरो, और साथ ही साथ ये इसकी एक्सेलरेशन ग्रेडियंट होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ एक्सेलरेशन बढ़ी है, तो मतलब ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस ग्राफ वुड बी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ग्राफ ऐसे, द वेलोसिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर्स जीरो पे इट वाज मैक्सिमम, एंड टी क्वार्टर्स के ऊपर वो जीरो हो चुकी हुई है। अभी हम मौजूद हैं इस पोजीशन पे, यहाँ से वेलोसिटी जीरो से दोबारा मैक्सिमम की तरफ आएगी जब मैं इधर जा रहा हूँ। लेकिन सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो चुका हुआ है, पहले मैं टुवर्ड्स राइट जा रहा था, मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा हूँ, तो वेलोसिटी में मैं नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जाऊंगा, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ऐसे में फॉर द सेकेंड क्वार्टर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है,
कि वेलोसिटी अब दोबारा मैक्सिमम हो चुकी हुई है बट विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज मेरी डायरेक्शन इस तरफ की, राइट। तो हम हाफ टाइम पीरियड पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम दोबारा मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी, आई एम अगेन गोइंग टुवर्ड्स जीरो वेलोसिटी। तो आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम से दोबारा जीरो होने जा रही है। अगर वेलोसिटी दोबारा जीरो होने जा रही है तो ग्राफ वुड बी कुछ इस शेप में, ठीक है। एंड फाइनली यहां से फ्रॉम द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, अभी हम नेगेटिव मैक्सिमम के ऊपर मौजूद है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट देखूं, फ्रॉम द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब मैं दोबारा राइट पर आ गई हूँ, दैट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। सो ग्राफ आपके पास यूं आ जाएगा कुछ। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कोसाइन ग्राफ बन रहा है आपके पास। ऊपर वाला आपके पास क्या बना था, एक साइन ग्राफ, नीचे वाला आपके पास बन रहा है एक कोसाइन ग्राफ। अच्छा, जस्ट लाइक द जनरल इक्वेशन ऑफ अ साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ की भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन होगी, बस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई एक्सेस, ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कॉस थीटा या फिर हमारे लिए ओमेगा टी। तो अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू देखूंगा, वेलोसिटी की अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी v इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या फाइंड आउट करके दे रही है, ये इक्वेशन मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करके दे रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे इस इक्वेशन से मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे आपसे क्यों पूछा था कि आपके पास मैथ है या नहीं है, तो देखें इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीकेकार से हम करते हैं। तो दूसरा तरीकेकार क्या है, clearly asking, do you have any idea about integration and differentiation? वरना फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन चेंज कर दूंगा। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं यार, ये कितना जबरदस्त काम कर दिया। अब आपने मेरी बात माननी पड़ेगी, आपने मेरी बात ये माननी है कि वी नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। एंड वी नॉट इज गिवन बाय ओमेगा एक्स नॉट। वी नॉट का द मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा एक्स नॉट। तो अब मैं ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला v इज टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इसमें आई मे राइट वी नॉट की जगह ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है। तो दिस इक्वेशन अबव मे बी रीरिटन एज वी नॉट की जगह लिखा ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा, ठीक है। तो अगर आई हैव द वैल्यू ऑफ वी नॉट तो आई कैन सिंपली राइट यूज दिस फॉर्मूला। अगर वी नॉट नहीं है लेकिन एक्स नॉट है तो आई कैन री राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, और मैं इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों पूछा था कि आपके पास ये है, क्योंकि हम एक्चुअली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ये वैल्यू आती है, बट दैट्स समथिंग फॉर मैथमेटिक्स। तो आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो मैं आपको इस झंझट में नहीं डालता, ठीक है। तो ये और ये एक ही फॉर्मूला है, बस वी नॉट की जगह ओमेगा एक्स नॉट लिख दिया। आई होप दैट्स नॉट दिस मतलब मच कंफ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डायरेक्टली टू दी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, काइनेमैटिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब काइनेमैटिक्स बहुत ज्यादा लग गई, थोड़ी सी लॉजिकल देख लेते हैं इसकी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब है कि जो जिस तरह जब जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा तब तब आपके पास एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, बट नेगेटिव साइन ये बोल रहा है कि इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आपके पास एक्स नॉट पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव में बढ़ रहा होगा। जब एक्स नॉट कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा होगा बट इन नेगेटिव एक्सिस। जब एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में इंक्रीज होगा एंड सो ऑन। तो यूं समझ लें कि आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वुड बी एग्जैक्टली अ साइन ग्राफ
बट नेगेटिव साइन हम इसे कहते हैं, तो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज एक्सेलरेशन का और उसका रिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन का एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक मोशन इट इज माइनस एक्स। सो वट एवर द वेरिएशन इन एक्स आर, वही आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ए के अंदर। अब सिंस इट्स अ साइन ग्राफ, लेकिन एक उल्टा साइन ग्राफ है, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह? इसकी डायरेक्ट इक्वेशन नाउ आई एम राइटिंग कि ए इज इक्वल्स टू ए नॉट। अच्छा, उसूलन मुझे लिखना चाहिए इसको माइनस साइन ओमेगा टी। मैंने माइनस साइन क्यों लिखा? बिकॉज ये साइन का एक नेगेटिव ग्राफ बना। तो टेक्निकली हम माइनस साइन पहले लगा देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? अब विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप इसको लिखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी मुझे उसूलन मैक्सिमम रखनी चाहिए। तो आई कैन से दैट दी ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो इस इक्वेशन में ए नॉट की जगह आई मे रिप्लेस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर आप ये कंफ्यूज है कि सर ये तो मैं याद कैसे रखूंगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना तो आइडिया होगा कि दिस इज अ साइन ग्राफ, दिस इज अ कोसाइन ग्राफ, दिस इज अ नेगेटिव साइन ग्राफ। तो साइन ग्राफ की जनरल इक्वेशन, कोसाइन ग्राफ की जनरल इक्वेशन एंड आपके पास नेगेटिव साइन ग्राफ की जनरल इक्वेशन। यहाँ पे वी नॉट की जगह बस ये रिप्लेस करना है, ए नॉट की जगह बस ये रिप्लेस करना है, और वो भी जब नीडेड हो, हर दफा नहीं होगा। ठीक है, so these are equations and graphs of displacement, velocity and acceleration with respect to time. पहले तो मुझे बताइएगा कि all this clear, is this making sense now? चले, अब हम इस कदर डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने मुझे जल्दी से कुछ एएस के रिस्पेक्ट से जवाब देना है। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर एएस के रिस्पेक्ट से, ठीक है ना? एएस में आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है, उसके रिस्पेक्ट से कि देखिए इन ग्राफ को बहुत गौर से देखिएगा। ये सारे ग्राफ्स बने हुए आपके पास एंड द मोशन स्टार्टेड x0 से। अगर मैं अपने मोशन को एनालाइज करता फ्रॉम x नॉट, तो इन ग्राफ्स पे क्या फर्क पड़ता? क्या ये ग्राफ चेंज होते? अच्छा, पहली चीज, ऑल द ग्राफ्स आर साइनोसॉइडल। एक मजेदार बात कि फॉर एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट हर चीज ऑसिलेट कर रही है। उसकी डिस्प्लेसमेंट हैव एन ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड, उसकी वेलोसिटी हैज एन ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स सिमिलरली। तो अब इन ग्राफ्स में क्या फर्क पड़ेगा? मैं एएस की नॉलेज के रिस्पेक्ट से एक आंसर सुनना चाह रहा हूँ, तो वो आंसर मुझे बताइए। चलिए मैं नैरो डाउन कर देता हूँ। एएस वेव्स में आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है जहां पे आप मुझे इसका आंसर दें। क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ्स के ऊपर? चले पहला ग्राफ में बना के दे देता हूँ काम पे। पहला ग्राफ में बना के देता हूँ, ठीक है? पहला ग्राफ में यूं बना रहा हूँ आपके लिए। नाउ एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बना के दे रहा हूँ। एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज एक्स नॉट, तो ग्राफ शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? उसके बाद ग्राफ यहाँ जाता है एंड सो ऑन यूं करके बनता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपके पास ऐसा हो कि एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज मैक्सिमम, टी क्वार्टर्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुई थी आपके पास जीरो, एंड उसके बाद ये कुछ इस तरह तब्दील होता चला गया
तो अब थोड़ा सा आप, आई जस्ट वांट टू, अब आप चले गौर से देखो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को कंपेयर कर ले। ठीक है, मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ। अच्छा, इसकी इक्वेशन भी मुझे आप ही बताओ। तो मजेदार बात ये है कि जब मैं बोलूंगा आप बोलेंगे अरे हाँ इतना सिंपल था ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा दिमाग में। बेटा, मैंने अपने मोशन को 90 डिग्री शिफ्ट किया। मैं क्वार्टर टाइम पीरियड बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वार्टर टाइम पीरियड बाद स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो जो मेरा ग्राफ है, नाउ ऑल द ग्राफ्स वुड बी हैविंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर इसमें देखो और इसमें देखो 90 डिग्रीज का एक फेज शिफ्ट आ रहा है। तो इसी तरह इन तमाम ग्राफ्स में 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आ जाएगा। 90 डिग्रीज अहेड जा रहे हैं आपके पास। तो ये ग्राफ जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इस तरह जाएगा, मतलब ये बनेगा एक माइनस साइन ग्राफ। डज इट मेक सेंस? अगर वेलोसिटी को देखो तो वेलोसिटी मैक्सिमम पोजीशन पे थी जीरो, एंड जीरो से वो पहले नेगेटिव डायरेक्शन में गई है, तो पहले ये इधर जाएगा, फिर ये मैक्सिमम पे दोबारा जीरो हुआ, फिर ये वापस आएगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी एंड उसके बाद दोबारा कम होगी। तो ग्राफ वही है, 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आ गया आपके पास। अब ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो और सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के देखो, 90 डिग्री के फेज शिफ्ट का मतलब है आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव से क्यों स्टार्ट होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि बेटा हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम होगी और नेगेटिव होगी। तो एक्सेलरेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर और वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और वही ये वाली लॉजिक लगाओ, तो बेटा वट एवर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज, उसका नेगेटिव ग्राफ आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। तो इफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज, if the displacement time graph is आपके पास कोसाइन, तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव कोसाइन। तो अब ये नेगेटिव कोसाइन कैसे स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्टेड एट टी जीरो, एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद वेरिएशन फॉलोड साइनसॉइडल। साइनसॉइडल बिहेवियर तो हर केस में, ऐसा है, मेकिंग सेंस ना? अब इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। बेटा ये आपके पास एक कोसाइन ग्राफ है, ये आपके पास एक माइनस साइन ग्राफ है, और ये आपके पास एक माइनस कॉस ग्राफ है। ठीक है, ये कॉस था, साइन ऐसा होता है ये उल्टा है तो माइनस साइन हो गया, कॉस ऐसा होता है ये उसका उल्टा है तो ये माइनस कॉस हो गया। अब इक्वेशन किस तरह बनेगी? x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, जबकि मैंने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, दिस वुड बी v इज इक्वल्स टू वी नॉट, सॉरी माइनस साइन के साथ है तो मैंने लिखा माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एंड दिस वुड बी a इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ a नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ऊपर वाला मैंने गलत लिख दिया, ऊपर वाला साइन है, दिस इज साइन, नेगेटिव ऑफ साइन, या फिर
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। चलिए अब मुझे बताइएगा, मेकिंग सेंस? आसान था, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का बिहेवियर देखा टाइम के रिस्पेक्ट से, और उसके ग्राफ भी बनाए। ठीक है, बिहेवियर साइनोसॉइडल ही होगा, या तो साइन बिहेवियर होगा या कोसाइन बिहेवियर होगा ऑफ एनीथिंग। दैट टोटली डिपेंड्स कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, लेट्स से एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स नॉट थी, तो बेटा इन सब के अंदर 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आ जाता। तो वो जो फेज शिफ्ट वाली चीज है उसको थोड़ा सा जहन में लेकर के आओ कि अगर मैं टाइम पीरियड क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा हूँ या हाफ टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा हूँ या जो भी है, तो फेज शिफ्ट उसी हिसाब से होगा ना। क्वार्टर टाइम पीरियड पे 90 डिग्री था, हाफ टाइम पीरियड पे एंड सो ऑन। तो ये फेज शिफ्टेड आपके पास ग्राफ है सारे। ठीक है, अब एक डेरिवेशन और एक ग्राफ और कर रहे हैं आज, एंड नेक्स्ट क्लास में अगेन फिर एक डेरिवेशन और एक ग्राफ होगा और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशंस आती नहीं है, ठीक है ना। डेरिवेशंस तो खैर नहीं है बहरहाल, ये डेरिवेशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द ग्राफ्स। हाँ, अब डेरिवेशन कर, अब एक डेरिवेशन कर रहे हैं दैट यू मस्ट नो के हाउ इट्स बीन डन। और हम देख रहे हैं बहुत ही यूनिक रिलेशन एंड बहुत ही यूनिक ग्राफ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देख रहे हैं। अच्छा, अब तक की पूरी आपकी काइनेमैटिक्स के अंदर हमने वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट से देखा और डिस्प्लेसमेंट को सेपरेटली टाइम के रिस्पेक्ट से देखा है। हमने कभी भी कोई मैथमेटिक्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनाया। ठीक है ना, अब वो बनाने जा रहे हैं। देखें, मैं मोशन कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास मोस्ट यूज्ड मोशन होगा। इसमें मैंने कहा मेरी स्टार्टिंग पोजीशन ये है कि एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, मतलब पहला वाला केस है ये वाला। ठीक है ना, मीन सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब इसमें ही देख लीजिएगा, एक्स नॉट की इक्वेशन क्या थी, एक्स इज टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और वी की इक्वेशन क्या थी, ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। मैं इन दो इक्वेशंस को यूज करूंगा बिकॉज आई एम यूजिंग ये वाला इंस्टेंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं दूसरा वाला मतलब x इज टू एक्स नॉट से स्टार्ट करता तब भी आई वुड हैव लैंडेड टू द सेम कंक्लूजन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ना समझिए कि सर अगर मैं वो करता तो करते हम लोग तो कुछ और होता ना, सेम कंक्लूजन। सो व्हाट we'll be using is प्रीवियस स्लाइड से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और ये v इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, वेलोसिटी का रिलेशन बनाना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वेलोसिटी की इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा और उसमें से सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मैं टाइम को हटाऊं। कैसे कर रहा हूं, अब स्टेप्स देखिएगा। मैंने इक्वेशन से स्टार्ट किया, v इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, नाउ पहला स्टेप, आई स्क्वायरिंग द एंटायर इक्वेशन, बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये यहाँ पर आया वी स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरह आपने देखना है कि ओपन होगा, ये तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ओमेगा पे अलग स्क्वायर आएगा, एक्स नॉट पे अलग स्क्वायर आएगा, एंड कॉस पे जब स्क्वायर आएगा तो वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जाएगा। ठीक है ना, साइन पे, कॉस पे, टेन पे जब स्क्वायर लगाया जाता है तो दैट बिकम्स कॉस स्क्वायर टाइम्स टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस तरह करके। तो ये बन गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन आई होप आपको याद होना चाहिए कि एक रिलेशन पड़ा है साइन स्क्वायर
ओमेगा टी, अच्छा एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे बताइएगा ये वाला रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन आपको याद है? ये पढ़ा हुआ है आपने? ये तो ओ लेवल्स का एक बड़ी हुई चीज होती है। चलें जी, ग्रेट हो गया। अब देखिए मैं इसमें क्या तब्दीली कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, मैंने सिर्फ इस चीज को इधर ले गया। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में cos स्क्वायर ओमेगा टी था, इसकी जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दूंगा। सो माय इक्वेशन नाउ वुड बी बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये था 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई हमारे पास। ठीक अच्छा, अब मैं इसको नेक्स्ट कॉलम में लेकर आ रहा हूँ ताकि चीजें सामने रहे। अब देखिए मैं करूंगा क्या कि इस पूरी इक्वेशन में से आई मल्टीप्लाई ओनली दी एक्स नॉट अंदर, पूरा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स नॉट का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स नॉट का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन का शेप कुछ इस तरह आ जाएगा, बी स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओमेगा स्क्वायर इज स्टिल आउटसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या सिर्फ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास अब तक इस शक्ल में आ चुकी है। नाउ आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। व्हाट इफ आई स्क्वायर दिस इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड? ठीक है, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कंपेयर करें, आई हैव एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एक्स इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आई बी रिप्लेसिंग दिस एंटायर थिंग विद ओनली दिस एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा इक्वेशन को v इज इक्वल टू, अच्छा v स्क्वायर चल रहा है अभी तक, ठीक है, एक्स नॉट का स्क्वायर तो था ही माइनस एक्स का स्क्वायर। स्विफ्टली मेरी इक्वेशन में t गायब हो गया, और नाउ माय इक्वेशन ओनली हैव v ओमेगा एज अ कांस्टेंट, x नॉट एज अ कांस्टेंट एंड x एज अ वेरिएबल। ठीक है, मैं इसको फाइनल फॉर्म क्या दूंगा, मैं इसको अंडर रूट करूंगा फ्रॉम बोथ साइड। अंडर रूट बोथ साइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से तो आपके पास वी स्क्वायर हट जाएगा, यहां पर आएगा प्लस माइनस ओमेगा से स्क्वायर हटेगा, दिस इज एक्स नॉट का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास अंडर दी रूट आ रहा है। ठीक है, मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, तो ये भी आपको लॉजिक आई होप याद होगा। मैथ्स का सिंपल लॉजिक ये है कि अंडर रूट जब हम करते हैं तो एवरीथिंग गोज प्लस एंड माइनस, बिकॉज सिंपल लॉजिक है कि -2 का स्क्वायर बी इट्स अ पॉजिटिव 4 एंड 2 का स्क्वायर बी इट्स अ पॉजिटिव 4। तो 4 को जब अंडर रूट करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी प्लस एंड माइनस दोनों की देते हैं कि इट वुड हैव बीन अ -2 आल्सो एंड इट वुड हैव बीन अ पॉजिटिव 2 आल्सो। जनरली इस कॉन्सेप्ट को हम यूं इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिकॉज इन जनरल मैथमेटिक्स वी आर प्रीटी मच श्योर कि भाई जिस चीज को अंडर रूट कर रहा है वो एक्चुअली पॉजिटिव ही था फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर तो हमें ये भी श्योरिटी है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। इस वजह से हम दोनों पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेंगे। व्हाट दिस इक्वेशन इज लेटिंग मी नो, हम इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा था इस तरह करके, एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पर इसकी वेलोसिटी क्या थी। यहां मुझे पता है मैक्सिमम है, यहां मुझे पता है जीरो है, लेकिन इन बिटवीन एक डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दिया, मैंने कहा 2.8 सेंटीमीटर वाज द एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड था 2.8 सेंटीमीटर। मैंने कहा जब डिस्प्लेसमेंट थी 1.4 सेंटीमीटर, उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? लीनियरली तो वेरी कर नहीं रही, तो आई नीड एन इक्वेशन। यहाँ पे ओमेगा वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, एक्स नॉट वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे रखूंगा मैं 1.4, यहाँ पे रखूंगा 2.8, एंड मेरे पास उस एग्जैक्ट लोकेशन की वेलोसिटी आ जाने वाली है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन, एक दफा ये डेरिवेशन बिल्कुल आई है, बट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, रेयरली, बट यस, इस पॉइंट से आई गेस यहां से शायद जो स्टार्ट हुआ था, वो कभी भी डेरिवेशन पूछता है तो वो हाफ वे डेरिवेशन पूछता है आपसे। तो यस, प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसकी, लेकिन बहुत कम पूछी गई है। तो अगर कोई ऐसा सवाल हमें दिखता है तो हम अपनी कंक्लूजन बनाएंगे कि हम इसको याद रखते हैं, वरना ये वाला फॉर्मूला तो होना चाहिए। अच्छा, जब पास देखोगे आप देखोगे ये भी बड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हुआ है। राइट? तो पहले तो मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को, ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अब सबसे मजेदार चीज है इसका ग्राफ। ये डेरिवेशन आए ना आए, ये फॉर्मूला लीस्ट इस्तेमाल हो, लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है ना, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, वो सबसे ज्यादा आएगा। वो आपसे बनवाएगा ये ग्राफ, वो बहुत ज्यादा बनवाएगा। तो इसका ग्राफ बना रहे हैं। इसका ग्राफ जो है वो एक यूनिक ग्राफ है, मतलब ऐसा ग्राफ हमने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, और मजे की बात कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस दोनों रखती है, एंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस दोनों रखती है। तो दिस ग्राफ वुड हैव एक्सिस पॉजिटिव में भी एंड एक्सिस नेगेटिव में भी, दोनों, एक्स एंड वाई दोनों। ठीक है, ये इसके एक्सिस होंगे। ठीक है, अच्छा, तो वाई एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी रख रहे हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ वेलोसिटी मार्क की, यहाँ पे एक्स मार्क किया, दिस इज डेफिनेटली माइनस वी एंड दिस इज डेफिनेटली माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का सीन इस तरह का, डिस्प्लेसमेंट का सीन ऐसा है कि एट पॉइंट जब आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, तो वेलोसिटी अपनी बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू रखती थी। तो जो पहला प्लॉटेड पॉइंट है वो मैं यहाँ बना। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज विजिबल। ठीक है, उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट जीरो से इंक्रीज हुई टू लेट्स से एक्स नॉट, तो वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो गई थी, वेलोसिटी आपके पास जीरो हो चुकी हुई थी। तो एट बी नॉट, एट एक्स नॉट, वेलोसिटी की वैल्यू वुड बी जीरो। ठीक है, फिर जब हम दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, तो वेलोसिटी अगेन वेंट फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो जब दोबारा जीरो पर आए हैं, तो वेलोसिटी वेंट टू अ नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हम मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे गए हैं, तो वेलोसिटी अगेन रिड्यूस टू जीरो। तो एट नेगेटिव एक्स नॉट, वेलोसिटी वॉज जीरो। ठीक है, फिर जब मैं दोबारा एक्स नॉट, नेगेटिव एक्स नॉट से जीरो की तरफ आऊंगा, तो वेलोसिटी मेरी जीरो से अगेन इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब आप पॉइंट्स देखें, एक के मार्क को होगा, एक के मार्क को होगा, एक के मार्क को होगा, एक के मार्क को। दीज आर आपके पास एक्स नॉट, नेगेटिव एक्स नॉट, ई नॉट, नेगेटिव वी नॉट। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? इसका ग्राफ एक सर्कुलर ग्राफ बने। दिस इज अ यूनिक ग्राफ, जो हम लोगों ने पहले कभी इस टाइप का, इस शेप का ग्राफ नहीं देखा।
luckily we are not supposed to worry about the gradient or any other thing. ग्राफ का शेप याद होना चाहिए, ठीक है? तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक स्मूथ सा सर्कल बन जाए, लेकिन आई होप मेरा जो मकसद है बताने का वो क्लियर हो गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। देखें ये पॉइंट है आपके पास वी नॉट, इसको पॉजिटिव वी नॉट लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये पॉइंट है आपके पास पॉजिटिव वी नॉट, दिस इज पॉजिटिव एक्स नॉट, दिस इज नेगेटिव वी नॉट एंड दिस इज नेगेटिव एक्स, ठीक है? अच्छा, ग्राफ समझ में आया? इज अ ग्राफ मेकिंग सेंस टू यू? गुड। अच्छा, अब पीछे एक आखिरी बात आज की डिस्कस कर रहे हैं। सिंस हमारे पास डेरिवेशन डिफरेंशिएट से तो हम नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन से, तो मैंने आपको पीछे ना एक बात बताई कि वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है? अच्छा, सिंस डिफरेंशिएशन से हम इसको नहीं समझ सकते तो आई वोंट आस्क यू टू रोड लर्न इट, तो मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। देखिए आपके पास वी नॉट होता कब? वी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कब होती है? मतलब इसको यूं लिखेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तभी आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो वी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है? तो अब ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, हम इससे ही वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। हम इससे वी नॉट की वैल्यू किस तरह निकाल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर तो एज इट इज था, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं एक्स की जगह रखूंगा जीरो, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू मुझे मिलती है जीरो के ऊपर। सिंस दिस इज जीरो, तो बेटा ये पूरा फैक्टर गायब हो गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर था, तो वो अंडर रूट होकर के सिर्फ इतनी सी वैल्यू बची। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ से है, ठीक है? सो वन वे ऑफ गेटिंग दिस फॉर्मूला इज थ्रू डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोगों ने नहीं किया। दूसरा फॉर्मूला हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने मोशन ग्राफ्स देखे हैं, आज हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट से देखा और फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से देखा। डिफरेंट मैथमेटिक्स थी, डिफरेंट ग्राफ्स थे, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स तो नहीं थी, बट ये कि यस कंफ्यूजिंग मैथमेटिक्स, कंफ्यूजिंग ग्राफ। तो मुझे बताएगा यहाँ तक थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू? चले, I'll be giving these slides just after the class, another class free होते ही I'll be giving you the slides. Next class से पहले I need you to recall this. हम एक छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी, एंड फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। पहले हम इस सिस्टम की क्या कहते हैं, जो आपके पास आइडियल सिस्टम है उसके क्वेश्चन सॉल्व करके एंड देन हम डैम्पिंग की तरफ जाएंगे, दैट इज द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है? तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।